पायल यदि मेरे सपने में ना आई होती तब तो मैं उसके बारे में कभी कुछ सोचती भी नहीं। लेकिन वह आई और मेरे सामने बैठी रही। हल्दी लगी पीली हथेलियाँ, पीला चेहरा और प्रश्न पूछती उसकी मुँह आँखें। मौसी की साड़ी पहने हुई थी जिसमें जगह जगह हल्दी के थापे लगे हुए थे। टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, जीजी मेरे जाने के बाद कोई रोया था क्या? कच्ची हल्दी की गंध मेरी नाक में आई तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। वहाँ मेरे आसपास या कमरे में कोई नहीं था। घड़ी देखी, सुबह के 4 बजे थे। उठकर पानी पिया, फिर दोबारा नींद नहीं आई। मैं सोचती रही और सोचती ही रही। आखिर बार पायल को देखा था तो ब्याह की हल्दी चढ़ रही थी उसके। कितना समय बीत गया। मन में यादों का एक गुब्बार सा उठाया। कितनी बातें, कितनी यादें, बचपन की, नानी के घर की। बीच के कितने ही बरस जाने कहाँ खो गए नहीं पता। मन ननिहाल की देहरी पर जा पहुँचा। पायल और मैं नानी की साड़ी लपेटे गुड़िया का ब्याह रचा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, गुड्डे खेल रहे हैं। नानी का गांव छोटा सा था। घर से लगा हुआ आमों का बगीचा भी था जिसमें हमारे आने पर झूले डाल दिए जाते थे। झूले की पिंजें और कच्ची अमिया का स्वाद आज भी नहीं भूलता। नानी के घर से लौटना दुख देता था। पूरे बरस की प्रतीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टियां आती थी। मैं अपने घर की अकेली थी। सो नानी के घर में मौसेरे भाई बहनों के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता था। मेरी मौसी की बेटी पायल तो जैसे मेरी सखी ही थी। मैं उससे एक ही बरस बड़ी थी। साल भर के खट्टे मीठे किस्से अपनी यादों की पोटली में भर कर रखे रहते थे हम दोनों। ननिहाल की छत पर सोते समय तारों को देखते हुए हम दोनों धीरे धीरे बतियाते थे। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाली, बड़े शहर में रहने वाली मम्मी पापा की इकलौती दुलारी थी, जबकि पायल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी, छोटे शहर की। पायल के स्वभाव में स्थिरता और गंभीरता समय से पहले ही आ गई थी। हम लोग जब भी गांव जाते मम्मी मेरे पहने उतरे पुराने कपड़े, जूते, सैंडल की पोटली बांध ले जाती कि पायल या उसकी बहनें पहन लेंगी। काफ़ी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक बार मौसी ने ही मना किया मम्मी को, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, किंतु जल्द ही मैं समझ गई थी कि पायल कितनी स्वाभिमानी है। नानी का व्यवहार पापा के प्रति अलग रहता और मौसा जी के लिए अलग। यही स्थिति मेरे और पायल के प्रति रहती। धीरे धीरे मौसी नानी के घर अकेले ही आने लगी। इस अकेले आने के पीछे मौसी के बच्चों और मौसा जी के प्रति नानी की उपेक्षा थी, अथवा बच्चों के टिकट के खर्च या पढ़ाई का खर्चा। मैं नहीं समझ पाई। फिर धीरे धीरे पढ़ाई आधी बढ़ने पर मेरा भी ननिहाल जाना कम हो गया और एक दिन नानी के ना रहने पर ननिहाल ही समाप्त हो गया। हाँ, मेरा और पायल का पत्र व्यवहार बराबर चलता रहा। हमारी और मौसी की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। नाना जी ने अपनी हैसियत के हिसाब से ब्याह तो अपनी दोनों बेटियों को एक ही स्तर पर था, पर पापा ने नौकरी छोड़कर बिजनेस आरंभ किया तो वह चल निकला और हमारे परिवार पर लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी। फिर मैं उनकी इकलौती बेटी, ना चाहने पर भी इकलौती ही बनी रही, क्योंकि मेरा दूसरा भाई बहन यदि आता तो मम्मी की जान को खतरा हो सकता था। दूसरी तरफ मौसा जी के घर में बेटे के लोभ में 3 बेटियां हो गई थीं। तब जाकर दीपू महाशय प्रकट हुए। सीमित आमदनी और बड़े परिवार के कारण मौसी जी के घर की अर्थव्यवस्था हमेशा ही संकट में रहती थी। नानी के पक्षपात के कारण पापा और मौसी जी में बहुत पहले ही शीत युद्ध चलता चला आ रहा था, जिसका परिणाम था कि ना तो पापा कभी मौसा जी के घर जाते और ना ही मौसा जी कभी हमारे घर आते। हाँ, मम्मी और मौसी के अटूट प्रेम में कभी भी अंतर नहीं आया। जिस बरस मैंने एमए किया उस साल अनायास ही मौसी की याद हो आई। कितना समय हो गया था मौसी से मिले हुए। उस बार मैं और मम्मी मौसी के पास आ गए। मौसी तो हमें देखकर बावरी सी हो गई। प्रसन्न तो मौसा जी भी लगे, पर उनकी प्रसन्नता के पीछे छिपी चिंता की लकीरों को मैंने स्पष्ट भांप लिया। पायल, कंचन, रीता और दीपू सभी बड़े हो गए थे। सयानी बेटियों के पिता को
कितनी चिंता सताती है, इसका अनुभव शायद उस समय उतनी गहराई से मैं महसूस नहीं कर पाई थी। अगले दिन सुबह चाय पीते समय मौसा जी ने पूछ ही लिया, बिटिया अब क्या करना है, सोचा है कुछ? स्पष्ट था कि उनका इरादा घुमा फिरा कर मेरे ब्याह के विषय में पूछने का था। अभी तक मेरे घर में मेरी शादी की चर्चा अभी आरंभ भी नहीं हुई थी, सो मैं चट से बोल पड़ी, अभी तो रिसर्च करनी है मौसा जी, साथ ही प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी करती रहूँगी। शायद भाग्य साथ दे जाए, अन्यथा पीएचडी पूरी कर नाम के आगे डॉक्टर तो लगा ही लूँगी। कमला तुम्हारी तो एक ही बेटी है, सो ब्याह दो, जब चाहे निपटा कर गंगा नहा लोगी। हमसे पूछो, 3-3 छाती पर सवार खून पीने बैठी हैं। दीपू जब तक बड़ा होगा हम तो कंगाल हो चुके होंगे। मौसी ने एक ठंडी सांस लेकर अपने उद्गार व्यक्त कर ही दिए थे। मैंने देखा गुसलखाने से नहाकर निकलती पायल के चेहरे पर उदासी की एक लहर आकर चली गई। उसने ऐसा प्रकट किया मानो कुछ सुना ही नहीं। गुस्सा तो बहुत आया, जी में आया कह दूँ कि पैदा भी तो तुम ही ने किया था मौसी, तब अब कोस काहे रही हूँ। किंतु उस समय यह सब कहने की उम्र नहीं थी मेरी। हाँ, मम्मी ने बात संभाली, छोटी ऐसा नहीं कहते, बेटियां भी अपना भाग्य लेकर आती हैं। हीरे की कनी सी हैं तेरी बेटियां, देखना चटपट निबट जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। तभी मौसी व मौसा जी ने बताया कि वे लोग पायल के ब्याह के लिए कितने चिंतित हैं। हर बार बात दहेज और लेन देन पर आकर अटक जाती थी। पायल मौसी की दुलारी तो कभी ना थी, कैसे होती, पीठ पीछे भाई लाने के बजाय 2-2 बहनें लाई थीं। बचपन में नानी के घर में पायल के प्रति उनके अपशब्दों को सुनकर मैं दुखी हो जाती थी। ना समझी की उम्र थी, पर आज समझ आता है कि आम मध्यम परिवारों में हमेशा से ही बेटियों की उपेक्षा होती है। लेकिन वही मौसी मुझसे कैसे इतना दुलार करती थी, ये बात भी उस समय मेरी समझ से परे थी। बचपन में मैं देखती थी कि उस नन्ही सी उम्र में भी पायल बेहद गंभीर और समझदार हो चुकी थी। जिस समय मैं अपने हर काम के लिए मम्मी को पुकारती, पायल अपने छोटे भाई बहनों को संभालती थी, उन्हें समेट कर रखती थी। मौसी और नानी के कितने ही कामकाज बिना कहे ही कर देती थी। यहाँ तक कि 10 बरस की उम्र में वह बिना भिन्न के अपने 1.5 बरस के छोटे भाई की पॉटी भी साफ कर देती थी, जबकि मौसी नानी और मम्मी के साथ गप्पे मारा करती थी। उस दिन मौसी जी ने बताया कि बड़ी मुश्किल से बात यहाँ तक पहुँची है। लड़के वालों ने कहा, सब ठीक है, आपके बजट से हम संतुष्ट हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से आप जो देना चाहते हैं लिस्ट बनाकर हमें दे दें, कमी बेशी पूरी होती रहेगी। मौसा मौसी जी कुछ असमंजस में थे, लेकिन मम्मी ने कहा, इस रिश्ते को हाथ से ना जाने दे छोटी, हो सकता है पायल की फ़ोटो देखकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया हो। मम्मी भी संतुष्ट थी कि उनके सामने ही पायल का ब्याह तय हो गया। सच में दोनों बहनों की आर्थिक स्तर में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन प्यार निस्वार्थ था। मम्मी के अचानक आ जाने से मौसी को संबल ही मिला था। पायल का होने वाला पति सरकारी नौकरी में जूनियर इंजीनियर था। मौसा जी संतुष्ट थे। उनके अनुसार कल को लड़का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो जाएगा। दरवाजे पर सरकारी गाड़ी खड़ी रहेंगी, नौकर चाकर, रुपया पैसा रुतबा सब होगा, तब पायल ही राज करेगी। इस दौरान मैं पायल की जड़ता भाप चुकी थी। अनमनी सी थी वह, कोई उमंग कोई रौनक उसके चेहरे पर ना थी। रहा नहीं गया मुझसे, एकांत पाते ही मैंने उसे घेर लिया। पायल, मुझे नहीं बताओगी कि तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं जीजी, ऐसा तो कुछ भी नहीं, वह आंखें चुराते हुए बोल पड़ी। लेकिन मैं समझ गई कि उसकी आंखें उसके बोलों की चुगली कर रही हैं। मैंने भी सब्र किया कि आज नहीं तो कल पायल कुछ तो बताएगी। उधर मौसी मम्मी को दहेज के सामान की लिस्ट दिखा रही थी। था तो सब मौसी के बजट में ही, थोड़ी कमो बेशी की बहुत गुंजाइश रखी गई थी। मौसी की गृहस्थी में बड़ी जोड़ तोड़ थी। 4 बच्चों के परिवार में हर महीने बचत की गुंजाइश ना के बराबर रहती थी। लेकिन मौसा जी से छिपाकर
कुछ मदद का आश्वासन मम्मी ने दिया और कुछ मौसी की ननद ने। थोड़ा बहुत मौसा मौसी जी ने जोड़ा हुआ था तो लगा पायल पार हो जाएगी। हम लोग मौसी के घर से वापस लौट आए थे। पायल के ब्याह का हौसला मुझे भी था। 2 महीने बाद ही शादी की तारीख पक्की हुई थी। मैंने भी हर रस्म के लिए नए कपड़े बनवा लिए थे। ब्याह में कुछ ही दिन शेष थे कि अचानक मौसी का कॉल आया, कमला फ़ौरन आ जाओ, ब्याह की खास चर्चा करनी है। बस अगली गाड़ी से हम लोग चल दिए। यहाँ आकर पता चला कि अचानक ही वर के पिता का पत्र आया है। उन्होंने बड़ी स्नेह से लिखा था, आपके बजट से मैं संतुष्ट हूँ, किंतु बेटे ने अपने मुंह से ही 2-3 छिटपुट चीज़ों के लिए कहा है। उनको भी शामिल कर लेंगे तो उसका मन रह जाएगा। बड़ी आम चीज़ें हैं, फिर सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढा है आपने तो थोड़ा बहुत आगे पीछे सोचना तो पड़ेगा ना। पत्र पढ़कर सबने सिर पकड़ लिया। वे छोटी मोटी चीज़ें थीं, एक मारुति कार, एक फ्रिज और 2 तोले की सोने की चेन। ये मांगे मौसी के परिवार पर बिजली की तरह गिरी। लाख रुपए का बजट गड़बड़ा गया था। असल में पिछले दिनों मौसा जी ने बैंक से लोन लेकर मारुति कार खरीदी थी। हर महीने घर से दफ्तर आने जाने में काफ़ी समय और किराया लगता था। फिर इतने बरस की नौकरी में उनके साथ के सभी लोगों ने कार ले रखी थी। कार लेने के बाद रीता और दीपू को भी वे दफ्तर जाते समय स्कूल छोड़ते जाते थे। सोचा था धीरे धीरे बैंक की उधारी चुका देंगे, किंतु उन्होंने यह ना सोचा था कि उनकी कार देखकर लड़के वालों की लार टपक पड़ेगी। मम्मी ने मौसी को चोरी छिपे जो भी दिया था वह तो छिपा ही रहा। प्रत्यक्ष में उन्होंने मौसा जी को उधार स्वरूप कुछ पैसा देने का प्रस्ताव रखा, पर उन्होंने इनकार कर दिया। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनके उसूलों को ये गवारा नहीं था। फिर पापा के सम्मुख वे नीचा नहीं दिखना चाहते थे। मौसा मौसी जी तथा मम्मी दिन भर जोड़ तोड़ में लगे रहे। हार कर मौसा जी ने मौसी से उनके ब्याह का सेट निकालने की बात कही। उसे बेचकर चैन और फ्रिज तो आ ही जाता। मौसी का चेहरा उतर गया। उनका स्त्री धन आड़े वक्त के लिए था, पर वह इतनी जल्दी आ जाएगा उन्होंने सोचा न था। वे तनाव में आ गई। तभी मम्मी ने उन्हें उबार लिया। छोटी, फ्रिज मेरी तरफ से रहेगा पायल के लिए, तू बाकी देख। मौसी की ननद ने चैन के लिए हामी भर दी। सबकी यही कामना थी कि पायल का दहेज भले ही कुछ अधिक हो जाए, लेकिन वह सुखी रहे। मौसा जी मारुति के लिए बड़े ही असमंजस में थे। एक मन कहता था कि कार के लिए लड़के वालों से क्षमा मांग लें। दूसरा मन कह रहा था कि कार के पीछे कहीं बिटिया का रिश्ता ना टूट जाए। पायल जब से बड़ी हुई थी, मौसा जी की देखभाल का जिम्मा उसी ने ही ले लिया था। सुबह चाय देना, दफ्तर के लिए टिफ़िन तैयार करना, रात को उनके सिर में तेल लगाना, मानो वह मौसा जी की माँ बन गई थी। उनकी ममता बिटिया पर अधिक थी। वे पायल को देखते तो समाज के नियमों को कोसते। पायल मेधावी थी। अगर उसकी जगह बेटा होता तो क्या वे उसे अफसर ना बनाते? वे सुनते रहें, लेकिन प्रकट में कुछ नहीं कहते। पायल के लिए उन्हें अपनी मारुति का बलिदान देना ही पड़ेगा। जतन से रखी कार 6 महीने बाद भी नई नकोर ही लगती थी। हार कर निर्णय लिया गया कि पायल के दहेज में मौसा जी की मारुति दे दी जाएगी। पायल के ब्याह के कारण मौसी के घर में भयंकर तनाव और मुद्रा का संकट था। एक शाम छत पर सूनी आंखों से आकाश देखती पायल को मैंने आड़ो हाथ लिया। क्या बात है पायल, तेरे मन में कोई और है तो बता। जिंदगी भर रोने से अच्छा है इस ब्याह से इनकार कर दे। पायल पहले कुछ देर मुझे टुकुर टुकुर देखती रही, फिर भर भरा कर रो पड़ी। मैं ब्याह नहीं करना चाहती जीजी, अभी और पढ़ना है मुझे। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। बाबूजी का सहारा बनना चाहती हूँ। ब्याह की तारीख इम्तहान से पहले पड़ रही है। फाइनल दे भी पाऊँगी या नहीं पता नहीं। सब ससुराल वालों पर निर्भर है। कैसे कह दूँ कि नहीं करना ब्याह? मेरे पीछे 3 भाई बहन और भी तो हैं। यह कैसी शादी है जीजी? मेरे मन में उस अनदेखे अनजाने व्यक्ति के लिए कोई भावना नहीं जगती।
माँ पापा का उतरा चेहरा देखती हूँ तो अपनी बेटी होने पर शर्म आती है। मेरे ब्याह की फिक्र में उनका खाना पीना छूट गया है। माँ के जेवर बिकने की नौबत आ गई है। पापा की मारुति मेरे दहेज की बलि चढ़ गई। कैसा ब्याह है ये जिसमें लिटोरों का सत्कार हो रहा है। इस लूट में मैं भी तो शामिल हूँ। इस लूट का अंत नहीं होगा, मैं जानती हूँ। आज होली, फिर करवा, फिर दिवाली, लूट का सिलसिला चलता ही रहेगा। वह रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, अगर मैं लड़का होती तो यह सब ना होता जीजी। पढ़ लिख कर प्रोफेसर बनना चाहती थी मैं। आपको पता है एमए प्रीवियस में मैंने टॉप किया था। लेकिन लड़कियों की नियति है कि ब्याह ही उनके जीवन का अंतिम सत्य है। मैं भी सबकी तरह रोती पीटती, नाक सुड़कती ससुराल चली जाऊंगी। फिर ऐसे ही 2 बच्चों और उनके पिता के साथ मेरा जीवन भी कट जाएगा। वह सुबक रही थी। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने सहपाठी राघव को पसंद करती हूँ तो कोई सुनेगा क्या मेरी? राघव अभी बेरोजगार है। उसके साथ मेरा क्या भविष्य होगा? उस युवक का प्यार इतना मजबूत नहीं कि इन कमज़ोर रीति रिवाजों से टक्कर ले सके। सो इस रिश्ते का तो बस अंत ही भला। ब्याह के हवन कुंड में अपने सपनों की आहुति देकर मुझे उन लुटेरों के घर वधू वेश में जाना ही होगा। मैं स्तब्ध उसका चेहरा देख रही थी। वह कितना तनाव झेल रही थी। उधर मम्मी और मौसी की टेंशन, मौसी जी का हक बकाए सा घूमना, कभी बैंक, कभी अनाज मंडी, कभी सुनार के यहाँ तो कभी तंबू कनात वालों के पास। कैसा ब्याह था यह! सबके चेहरों पर तनाव। एक भंवर था जिसमें लपेटे में पूरा परिवार आ गया था। ब्याह की तिथि आते आते काफ़ी सामानों का इंतज़ाम हो चुका था। मौसी के घर रिश्तेदारों की भीड़ थी। आंगन में सामियाना लग गया। हलवाई ने चूल्हे का विधिवत पूजन कर कढ़ाई चढ़ा दी थी। ढोलक पूज कर उस पर बन्ना बन्नी गाए जाने लगा। घर का आंगन पकवान बायने की सुगंध से महक रहा था। जिस दिन शाम को हल्दी चढ़नी थी उसी दिन पायल मुझे लेकर यूनिवर्सिटी चल दी। बहाना बनाया कि इम्तिहान के फॉर्म भरने हैं। क्या पता पायल को इम्तिहान देने की अनुमति मिल ही जाए ससुराल में। ताई जी ने व्यंग भी किया, भवानी कॉलेज जाना बंद करो अब, रांची वालों का चूल्हा देखो। उनका स्वर सुनकर भी अनसुना कर दिया हमने। राघव को उस दिन पहली बार देखा था मैंने। अगर वह पायल की पसंद था तो मुझे गर्व हुआ था। मेरी उपस्थिति में ही पायल राघव के गले लग गई। मैं वहाँ से चलने को हुई तो पायल ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। शाम के 4 बजे थे। वे हल्की सर्दियों के दिन थे। धुंध हल्का कुछ जल्दी होने लगा था। यूनिवर्सिटी में सन्नाटा हो चुका था। राघव के चेहरे पर एक उदासी ठहर गई थी। खादी का कुर्ता और पजामा पहने वह युवक मुझे बेहद जहीन लगा था। यदि अनुकूल परिस्थितियाँ, धन और समय मिलता तो निश्चय ही उसका भविष्य उज्जवल हो सकता था। कुछ देर बाद पायल उससे अलग होकर बोली, चलती हूँ। डबडबाई आंखों से वह राघव को देख रही थी। उस सुनी शाम को हम तीनों यूनिवर्सिटी कैंपस से एक साथ बाहर निकले। रिक्शे पर मैं और पायल बैठे तो पायल ने एक बार फिर राघव का हाथ कसकर थाम लिया। संभवतः अपने अधूरे प्रणय का अंतिम स्पर्श भीतर तक महसूस कर लेना चाहती थी। लेकिन राघव बड़े ही पक्के मन वाला निकला। उस फक्कड़ युवक ने अपना हाथ छुड़ाकर एक बार पायल का सिर थपथपाया और मात्र इतना ही कहा, अलविदा पायल। उसके बाद वह पलट कर चल दिया। मुड़कर एक बार भी न देखा। क्या पता उसकी आंखें भी आंसुओं से भर आई हो जिन्हें वह छुपाना चाह रहा होगा। रिक्शा चल पड़ा। पायल नम आंखों से दूर तक अपने छूटे हुए प्यार को जाते देख रही थी। मुझे भय था कि कहीं हिचकियों के साथ वह चीखकर रोना ना आरंभ कर दे। उसका हाथ मेरे हाथ में था और सर्दियों के मौसम में भी तप सा रहा था। पायल ने अपनी रुलाई रोक रखी थी। घर पहुँचे तो हल्दी की रस्म की तैयारियां शुरू हो रही थी। पायल चुपचाप भीतर गई और मौसी की पुरानी साड़ी लपेटकर पीढ़े पर आकर बैठ गई। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि अभी अभी एक भयंकर तूफान को पार करके वो यहाँ आई है। रिश्ते की चाची, मामी, भाभियों ने विवाह गीत गाने आरंभ कर दिए थे। गीतों का सुरताल पर पायल के माथे, कंधे, बाहां
घुटनों और पैरों पर धीरे धीरे हल्दी के थापे लगने आरंभ हो गए थे। फिर देखते ही देखते उसकी पूरी की पूरी काया हल्दी से पीली हो गई। न्योछावर उतारी गई। फिर पायल को कोहबर में बिठा दिया गया। मैं उसके साथ ही थी। कुछ ही देर बाद पायल को ठंड लगने लगी, इतनी ठंड कि उसके दांत बजने लगे। मैंने मौसी को बुलाया। स्वेटर, शॉल, कंबल, रजाई सब उड़ा दिए गए पायल को, पर उसकी कपकपियाँ बंद ही नहीं हुई। धीरे धीरे बुखार चढ़ गया। शरीर तपने लगा। आंखें लाल होकर कपाल पर चढ़ गई। थर्मामीटर लाया गया तो 104 डिग्री बुखार निकला। जो दवा बुखार उतारने की घर में उपलब्ध थी पायल को दी गई। राई लोन से नज़र भी उतारी गई, पर पायल बेसुध ही पड़ी रही। रात गहरी हो रही थी और पायल का बुखार भी। हार कर मौसा जी रात के 11:30 बजे पड़ोस के निगम साहब के घर पहुँचे कि उनके घर से डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया जाए। फीस जो भी होगी भुगत दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने फ़ोन पर टका सा जवाब दे दिया कि इतनी रात गए उनका मरीज के घर आना संभव नहीं है, कोई और रास्ता ना था। अब मौसा जी वापस आ गए। पायल शांत थी, शायद सो गई थी। माता अभी भी गर्म तवे सा तप रहा था। किसी तरह रात कटी। सुबह सुबह कई दिनों से छुपी पूछी मारुति को चलाकर मौसा जी ने डॉक्टर को लेने गए। मैं भी साथ थी। डॉक्टर बड़े एहसानों से हमारे साथ आने को तैयार हुए। हम लोग उन्हें लेकर कोहबर में पहुँचे। पायल करवट लिए सो रही थी। ओढ़ी गई रजाई का सफ़ेद कवर ऊपर से पीला पड़ गया था। डॉक्टर ने पायल की नब्ज देखी और पट से हाथ छोड़ दिया उसका। सब कुछ तो समाप्त हो गया। सर, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। रात के किसी समय बुखार काफ़ी तेज हो गया होगा, तभी ऐसा हुआ। बिटिया तो गई आपकी। डॉक्टर ने पायल का मुंह ढक दिया। मेरी होम विजिट की फ़ीस? हाँ, फीस तो देनी ही थी और उन्हें घर छोड़कर भी आना था। यह मौसा जी की विवशता थी। इधर घर में रोना पीटना मच गया। अनायास ही मौसी का करुण स्वर मेरे कानों में पड़ा। मेरी लाडो कहाँ चली गई रे? अभी तो इसका ब्याह होना था, कन्यादान होना था। भगवान उसकी जगह मुझे क्यों नहीं उठा ले गया? क्या सच में मौसी को पायल के चले जाने का दुख था? ब्याह में आए रिश्तेदारों का मन मायूस हो गया था। जो घर कल तक ब्याह के गीतों से गूंज रहा था, आज वहाँ मरघट जैसा सन्नाटा छा गया था। पायल की अंतिम विदाई के लिए मौसी ने भावुक होकर उसके ब्याह का जोड़ा निकाला, पर दादी ने दपट दिया, रखी रहे इसको। 1-2 साल में दूसरी का नंबर आएगा, तब काम आ जाएगा जोड़ा। कुंवारी लड़कियां लाल जोड़े में थोड़ी ना विदा होती हैं। मौसी ने घबरा कर ब्याह का जोड़ा अलमारी में रख दिया। जिस दिन ब्याह होना था उस दिन अर्थी उठ रही थी। मैं देख रही थी। राघव भी आया था। उसे कोई नहीं जानता था। भीड़ में अकेला खड़ा था वह, खोया, उदास, अश्रुपूरित आंखें, मानो वही पायल की मृत्यु का उत्तरदायी हो। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी, किंतु वह भीड़ में ही कहीं गुम हो गया। पायल की विदाई हो चुकी थी। मौसी अब शांत स्थिर भाव से सबको विदा कर रही थी। जाने वालों में अंतिम मेहमान में मैं और मम्मी रह गए थे। जाने की अंतिम रात मौसी, मम्मी और मैं एक कमरे में सोए थे। मेरी नींद कुछ कच्ची कुछ पक्की हो रही थी जब मैंने मौसी को कहते सुना, अच्छा हुआ कमला, पायल चली गई, एक बोझ कम हुआ। ब्याह कर चली जाती तो लड़के वालों को दहेज भरते भरते हमारी कमर ही टूट जाती। इनकी मारुति बच गई, शौक से चलाएंगे। अब पायल का दहेज कंचन के काम आ जाएगा। सच कहूँ कमला, पायल के जाने के बाद पता नहीं कैसी तसल्ली महसूस हो रही है। कोख में मैंने 9 महीने रख कर पैदा किया है उसे। दिल में कहीं ना कहीं दर्द है। मैं रोना चाह रही हूँ, पर इनके चेहरे का सुकून मुझे राहत दे रहा है। कितने दिनों बाद ये चैन की नींद सोए हैं। रोने और सोने की यह कैसी लड़ाई है कमला, मैं समझ ही नहीं पा रही। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मौसी और मम्मी ऐसे बैठी थी मानो सामान्य तौर पर कोई विमर्श मंत्रणा हो रही हो। मैं पानी पीने के लिए रसोई की तरफ चली गई। मौसा जी के कमरे का द्वार खुला था और उनके निश्चिंत खराटे गूंज रहे थे। पायल अब नहीं रही, वह लौटकर नहीं आएगी। धीरे धीरे सब उसे भूल गए। मैं भी तो उसे भूल ही गई ना। लेकिन मुझे याद है
पायल के जाने के बाद उसकी जिम्मेदारियां कंचन ने संभाल ली थी। मौसा मौसी जी के चेहरे पर दुख की कोई रेखा नहीं थी। पायल की दादी तो अंदर ही अंदर खुश लगने लगी थी। मुझे सब कुछ विचित्र लग रहा था। 21 बरसों तक घर से जुड़ी पायल का जाना किसी को क्यों नहीं अखरा था। तभी जब अचानक इतने बरसों बाद स्वप्न में वह मुझसे मिलने आई और अपना प्रश्न पूछ लिया, तो मैं निरुत्तर थी। वह फिर आई तो उसे क्या उत्तर दूंगी नहीं जानती। बरसों बरस पुराना कटु सच उसे कैसे कह पाऊंगी। दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। धन्यवाद दोस्तों।